बैक दोस्तों। बहुत समय के बाद वीडियो अपलोड का मौका मिला। एक्चुअली थोड़ा बोर भी हो रहा था घर में बैठ बैठ के, तो सोचा अभी एक वीडियो ट्राई कर ही लूँ। सो आवर नेक्स्ट डिसीज, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट का डिसीज है चैप्टर के अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे बोला जाता है एड्स। पॉपुलर डिसीज में से एक है और बहुत ही लीथल यानी कि बहुत ही खतरनाक टाइप का डिसीज है। सो एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फर्स्ट केस वर्ल्ड के अंदर 1981 में मिला, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट केस था। अगेन इंडिया के अंदर तमिलनाडु में 1986 में फर्स्ट एड्स का केस हमें फाउंड हुआ। अभी ये एड्स के बारे में जानने से पहले एड्स के टर्मिनोलॉजीज यानी कि डिसीज के पहले डिसीज के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की वर्ड्स की कुछ मेडिकल टर्म्स है, उनको जानना बहुत जरूरी है। वो जाने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते डिसीज के डिटेल स्टडी के लिए। सो देखते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सो एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एक डिसीज का नाम है और वो डिसीज कॉज करने वाला पॉजिटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बहुत बार कंफ्यूजन ऐसे होता है कि हम लोग वायरस को डिसीज करके बोलते हैं और डिसीज को वायरस करके, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए थोड़ा आप पहले ही बता रहा हूँ कि एड्स ये डिसीज है जिसके अंदर अपनी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम पूरी गिर जाती है, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को डैमेज हो जाता है। और ये डिसीज कॉज करने वाला पॉजिटिव एजेंट यानी कि वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कभी कभी एड्स को HIV इन्फेक्शन भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये वायरस ने किया हुआ इन्फेक्शन, सो HIV इन्फेक्शन। देन पैंडेमिक, पैंडेमिक मींस जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है, जैसे कि अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस का केस, जो वर्ल्ड वाइड है, हर जगह पे वो फैल रहा है, सो वो पैंडेमिक उसे बोलते हैं। देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अगेन ये जानना बहुत ही जरूरी है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ही वो मेन कॉज है जिसमें एड्स के डिसीज के अंदर ज्यादातर की मौतें होती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होता है? तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ये होता है कि जो अपने इम्यून सिस्टम के वीक होने के बाद तुरंत इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अभी समझो, नॉर्मली उनके पॉजिटिव एजेंट्स, बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन है, वो अपने बॉडी के ऊपर नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए रुके होते हैं कि कब अपनी इम्यून सिस्टम गिर जाए, कब अपनी इम्यून सिस्टम में वीकनेस आ जाए, कब अपनी बॉडी की डिफेंस सिस्टम वीक हो जाए, और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, मोस्ट ऑफ स्किन इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत ही कॉमन है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अंदर। उसके अंदर न्यूमोनिया वगैरह जैसे बहुत बड़े इन्फेक्शन का भी हाथ है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। ओके, सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को बोलेंगे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। अगेन वायरस के बारे में जानने के लिए रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस एक टाइप है वायरसेस का, जिसके अंदर वायरसेस में आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए फॉर्म करता है फॉर रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस के अंदर वायरस की मॉलिक्यूल के अंदर वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है। सो ऐसे टाइप के वायरसेस को बोलते हैं रेट्रोवायरसेस। और ये जो HIV वायरस है वो उनमें से एक है, रेट्रोवायरस में से एक है, जो कि उसका रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आरएनए से पहले डीएनए बनता है एंड देन इट रेप्लिकेट्स। सो ये थे मेजर टर्मिनोलॉजीज की जो जानना बहुत ही जरूरी था। सो जानते हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ HIV के बारे में। स्ट्रक्चर, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का स्ट्रक्चर। सो उसका साइज रेंज है 100 to 140 नैनोमीटर, मींस 1.1 माइक्रोमीटर के रेंज में। सो उसका डायमीटर है, वो वायरस पेरिकल शेप में, एक राउंड की शेप में, उसका डायमीटर 100 to 140 नैनोमीटर है। उसका जेनेटिक मटेरियल है ssRNA। ssRNA स्टैंड्स फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और वो दो
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल के लिए। अगेन उसके अंदर 3 टाइप के लेयर्स है, 3 टाइप के लेयर्स। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक कवरिंग है, उसे बोला जाता है इनर लेयर, जो कि बना है कैप्सिड प्रोटीन से। इस इनर लेयर के ऊपर और एक प्रोटीन का लेयर है जिसे बोला जाता है आउटर लेयर, जो कि बना है मैट्रिक्स प्रोटीन से। अगेन ये दोनों लेयर को कवर करने वाला, एंटायर वायरस स्ट्रक्चर को कवर करने वाला एक एनवलप है। और ये एक टाइप ऑफ वायरस रहता है जिसके अंदर कोई कोई वायरस को एनवलप रहता है, लेकिन कोई कोई वायरस एनवलप के बगैर सर्वाइव करते हैं। सो ये एनवलप वायरस की कैटेगरी में आता है। इनका एनवलप बना है ग्लाइकोप्रोटीन से। अगेन अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल्स भी है। अगेन उसके आउटर लेयर में इनर, इसके जेनेटिक मटेरियल के आउटर साइड में इनर लेयर है। ये फर्स्ट लेयर है इनर लेयर, जो कि बना है कैप्सिड प्रोटीन से। सेकेंड वन इज मैट्रिक्स प्रोटीन से बना हुआ आउटर लेयर, ये सेकेंड नंबर का आउटर लेयर है। और इसके ऊपर तीसरा वाला है एनवलप, और इसके ऊपर रहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के ये मॉलिक्यूल्स, जो हमने स्ट्रक्चर में बहुत बार देखा होगा। एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का स्ट्रक्चर में, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर उनके एनवलप के ऊपर दिखते हैं। उसके अंदर और एक प्रोटीन लेयर है आउटर लेयर, जो कि बना है मैट्रिक्स प्रोटीन से। उसके अंदर एक प्रोटीन लेयर है कैप्सिड प्रोटीन, एंड देन जेनेटिक मटेरियल के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। सो ये था एचआईवी का स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि वायरस अपना इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है हेल्दी पर्सन के अंदर। सो वायरस का एंट्री डायरेक्टली ब्लड के थ्रू हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट के अलावा ऐसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट या फिर कोई इनडायरेक्ट कॉटन के ऊपर से, कपड़े के ऊपर से, अगर ऐसे वायरस का ट्रांसफर ये एचआईवी के बारे में नहीं होता। लेकिन किसी का ब्लड अगर अपने बॉडी में एंटर करता है जिसके अंदर की जो एचआईवी वायरस इन्फेक्टेड हो, सो वो केस के अंदर ब्लड का वायरस अपने ब्लड के अंदर एंटर करता है। एंटर करते ही वो T4 सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है। अभी T4 सेल्स ही क्यों, T4 सेल्स को इन्फेक्ट क्यों करता है? तो T4 सेल्स के अंदर वो रिसेप्टर है जो अपने वायरस के ऊपर के ग्लाइकोप्रोटीन को अटैच कर जाता है, और वो अटैचमेंट के बाद वो वायरस T4 सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने के बाद T4 सेल, अगेन T4 सेल क्या है कि ये एक इम्यून सेल है। ये अपने बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म का टी सेल जिसे हम बोलते हैं। सो अगेन T4 सेल कौन सा है? तो T4 मतलब कि हम बोलते हैं जिसे टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल, जो कि अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सेल है। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, ऐसे हमने लास्ट इम्यूनोलॉजी वाले लेक्चर के अंदर देखा था। सो ये जो वायरस है वो T4 सेल को ही टारगेट करता है। T4 सेल के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद उसके अंदर का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से डीएनए कॉपीज बनाता है, और वहां पे वायरस के जो पार्टिकल्स है वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अभी मल्टीप्लाई करते टाइम पे वो बहुत देर तक लैटेंट पीरियड तक ऐसे रुके रहता है वहां T4 सेल के अंदर, जब तक कि उसका नंबर कंपेटिबल ना हो जाए उसके स्प्रेडिंग के लिए, उसके नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो बढ़ता जाता है, नंबर अपना इंक्रीज करता जाता है। ये प्रोसेस लंबा चलता है, और तब तक इम्यून रिस्पॉन्स कोई भी जनरेट नहीं हो पाता, क्योंकि वो सेल के अंदर है। सो अपनी इम्यून सिस्टम उस सेल के अंदर के वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाता। सो वो केस के अंदर मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये T4 सेल को वो छोड़ के दूसरे वाले सेल्स के लिए, वो जो मल्टीप्लाइड हुए वायरस है वो T4 सेल को ये एक सेल को छोड़ के दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए फ्री हो जाते हैं। और ऐसे करते करते पूरे इम्यून सिस्टम के T4 सेल, टी सेल्स को वो गिरा देते हैं। बल्कि ये टी सेल्स ही मेन जो एंटीजन बाइंडिंग वाले काम करते हैं, तो T4 सेल टी सेल्स ही काम करते हैं। तो इसकी वजह से बोला जाता है कि
अपना इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि अपने अंदर टी सेल्स का जो वर्किंग कंडीशन है वो वर्किंग ही नहीं रहता है, तो अपना इम्यून सिस्टम वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाता। तो यही है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की, जिसके अंदर अपना इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ के सेल्स के अंदर वायरस है, वो सेल्स को वायरस ने डिस्ट्रक्ट किया है, सो इसीलिए सेल्स काम नहीं कर सकते। सो वायरल लोड हमें कहाँ पे ज्यादा मिलेगा? सो वायरस का कॉन्सेंट्रेशन हमें ब्लड, सीमेन और सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन में होता है, सो ये तीनों में वायरस का लोड सबसे ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि वो ब्लड में ही पहले ज्यादा करके मल्टीप्लिकेशन उसका होता है, डब्ल्यू अपना टी सेल्स के अंदर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ब्लड के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगा, सीमेन के अंदर और सीएसएफ के अंदर भी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। उसी के साथ साथ टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, स्वेट, इसके अंदर भी माइनर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वायरस पाया जा सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब इन्फेक्शन इतना इफेक्टिवली नहीं कर सकता ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि उसका जो भी टीयर्स रहेंगे या फिर स्वेट रहेगा तो उसका दूसरे बॉडी के ब्लड के साथ कांटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही चांस है वो कि चांस के ऊपर डिपेंड है कि बहुत ही कम चांस में टीयर्स या फिर स्वेट्स या फिर मिल्क दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। अगर आगे बोला जाए तो मदर टू चाइल्ड ऐसे ट्रांसफर उसका पॉसिबल है, क्योंकि चाइल्ड में इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है और डायरेक्टली वो जो मिल्क है बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा अगर उसमें वायरस देखा जाएगा तो वो ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो ये कंडीशन में अगर मदर को एचआईवी इन्फेक्शन है तो वो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना कर दिया जाता है, या फिर उसको अवॉइड किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग को, क्योंकि वो ट्रांसफर हो सकता है टू द चाइल्ड। अभी नेक्स्ट में हमें देखना है कि वायरस अपना ट्रांसमिट कैसे हो सकता है। तो ये थे अपने कॉन्सेंट्रेटेड उसकी सैंपल्स की बॉडी के अंदर कहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एसटीडी में गिना जाता है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो अनसेफ सेक्स या फिर अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये वायरस एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर पेशेंट से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर इजीली हो जाता है, क्योंकि अगेन सीमेन के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। अगर वो बॉडी के ब्लड के थ्रू कांटेक्ट में आता है, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में यूजुअली होता है, तो ये कंडीशन के अंदर वो वायरस इजीली ट्रांसफर हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन के अंदर ब्लड डोनेट करने वाले, ब्लड एक्सेप्ट करने वाले, ऑर्गन ट्रांसफर करने वाले, ऑर्गन एक्सेप्ट करने वाले, ये दोनों कंडीशन के अंदर वायरस ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम डोनर टू रिसीवर। क्योंकि अगर इन्फेक्टेड ब्लड आप दूसरे के हेल्दी बॉडी के अंदर डाल रहे हो तो डायरेक्टली वायरस का लोड आप दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, सो ये ब्लड का ट्रांसफर, ब्लड का डोनेशन महंगा पड़ सकता है एचआईवी इन्फेक्शन के केस में। अगेन ब्लड का कांटेक्ट अगर कोई भी दूसरे मतलब दूसरे सेकेंडरी लिक्विड्स के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे कि मैंने बोला था टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क या फिर स्वेट, इसके कांटेक्ट में अगर आता है, यूरिन अगेन, सो इसके कांटेक्ट में अगर ब्लड आता है बाय चांस, तो वो ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही माइनर चांस में। सो ये कंडीशन में भी वायरस वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर बात की जाए अगेन मदर और सन की, तो जब तक मदर और सन जुड़े हैं प्लासेंटा से, ट्रांसफर इजीली पॉसिबल है, क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट है मदर के बॉडी थ्रू चाइल्ड के बॉडी में, फीटस के बॉडी में जिसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाला एरिया या फिर हाई रिस्क वाला ट्रांसफर है कि न्यू बॉर्न बेबीज को बॉर्न होते टाइम ही एचआईवी इन्फेक्शन होता है। सो ऐसे लेडीज को बहुत ही प्रिकॉशन लिया जाता है एड्स के लिए, एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। सो अगर एक बार बॉडी सेपरेट हो जाए, मतलब कि प्लासेंटा कट हो जाए, तो चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। सिर्फ कांटेक्ट, वे ऑफ कांटेक्ट एक ही बचता है, वो है ब्रेस्ट मिल्क का। सो ब्रेस्ट फीडिंग अगर उसको नहीं किया जाए तो चाइल्ड को हम लोग सेव कर सकते हैं फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्शन। सो ये थे मोड ऑफ ट्रांसफर। फर्स्ट वन इज अनसेफ सेक्स, सेक्सुअल कांटेक्ट, सेकंड वन इज ब्लड ट्रांसफर, एंड
थर्ड वन इज मदर टू चाइल्ड वाला। सो ये कंडीशन के अंदर वायरस डायरेक्टली कांटेक्ट कर देता है दूसरे पर्सन के अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है बल्कि ये सेम टॉपिक है पहले वाले के जैसा, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन के बाद की इफेक्ट्स क्या है। सो ये ट्रांसमिशन के बाद की इफेक्ट्स उन्होंने 4 स्टेज के अंदर दी है। सो एड्स के अंदर जो पेशेंट की हालत है, पेशेंट का टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो वो 4 स्टेजेस के अंदर हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज इनिशियल स्टेज। जब वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो फर्स्ट वो T4 सेल के अंदर, T लिम्फोसाइट के अंदर एंटर करता है और अपना रेप्लिकेशन चालू करता है। सो ये स्लो प्रोसेस है। T4 सेल के अंदर वो रेप्लिकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है। सो ये स्लो प्रोसेस होती है, अराउंड 8 वीक्स तक वो सेल के अंदर ही दबा रहता है। ये कंडीशन के अंदर सिम्टम्स वगैरह कोई दिखते नहीं। अगेन ये जो फर्स्ट इनिशिएशन स्टेज है, T4 सेल के अंदर एक लोड वायरस का जनरेट होने के बाद वो T4 सेल को छोड़ के दूसरे T4 सेल के लिए वायरस बाहर निकलता है, तब चालू होता है असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। सो असिम्प्टोमेटिक जैसे कि नाम में ही है असिम्प्टोमेटिक कैरियर, यानी कि अभी ये कंडीशन के अंदर वायरस का लोड ब्लड के अंदर बहुत हो चुका है। वायरस का लोड इतना हो चुका है कि वो ब्लड अगर दूसरे के बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाए तो वो ब्लड दूसरे पेशेंट को, दूसरे हेल्दी पर्सन को HIV इन्फेक्शन या फिर एड्स कॉज कर सकता है। लेकिन फर्स्ट वाले पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, जैसे कि वर्ड में असिम्प्टोमेटिक कैरियर यानी कि ट्रांसफर कर सकता है लेकिन उसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं है। सो ये कंडीशन में वायरस ब्लड में T4 सेल्स के अंदर स्टिल मल्टीप्लाइंग स्टेज में वो पूरे के पूरे T4 सेल्स को डिजेनरेशन में लगा रहा है। वायरस का लोड ब्लड के अंदर धीरे धीरे नहीं बल्कि अभी फास्ट बढ़ने लगा है, लेकिन बाहर कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते। सो ये जो पीरियड है ये अराउंड 6 to 12 मंथ्स तक का पीरियड है, जिसे लैटेंट स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंडीशन के अंदर वायरस बॉडी के बाहर कोई भी सिम्टम शो नहीं करता जिससे कि लगे कि इसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है या फिर इसके अंदर कोई इंजेक्ट किया गया है। सो नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे ARC भी कहा जाता है। सो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स नजर आने का फर्स्ट ये क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट सिम्टम्स नजर आना, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये ARC है, जिसके अंदर फीवर जो कि 1 मंथ तक का लैटेंट पीरियड तक एक फीवर रहता है, बड़े समय तक फीवर रहता है, उतरता ही नहीं है, जिसका रीजन भी नहीं पता चलता। अगेन डायरिया या फिर पेट की बीमारियां जिसमें उसका भी रीजन हम लोग ऐसे देख नहीं सकते कि कोई भी मेडिसिन लो लेकिन उसमें क्योर नहीं होता। अगेन नाइट स्वेटिंग, मतलब कि नाइट टाइम में पसीना ज्यादा आना, पसीने से पूरा का पूरा भीग जाना। अगेन यूरिनेशन पे इफेक्ट पड़ता है, यूरिनेशन ज्यादा होने लगता है। सो ये शुरुआती के जो सिम्टम्स है उन्हें बोला जाता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। सो ये सिम्टम्स दिखने के बाद एक डाउट आता है कि ये फीवर उतर नहीं रहा है, पेट की बीमारी कम नहीं हो रही है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट हो रहा है। सो ये कंडीशन में फर्स्ट डाउट आता है कि HIV इन्फेक्शन हो सकता है। सो इसीलिए इसे कहा जाता है ARC। देन फोर्थ वन इज एड्स। अगेन जब पूरा का पूरे बॉडी के अंदर T4 सेल्स का पूरा डिजेनरेशन हो जाता है, सो ये केस में अंदर इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा अपना लॉस कर चुकी है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुकी है। तो ये कंडीशन अभी एड्स के अंदर बदल जाती है, जो कि बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देती है। इम्यून सिस्टम जैसे ही वीक हो जाए, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो कि रेडी रहते हैं इम्यून सिस्टम वीक होने के लिए, वो इन्फेक्शंस का स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। सो इन्फेक्शन के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अगेन डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, जहां से एंट्री ऑफ पैथोजन ज्यादा है वो इन्फेक्शंस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक थ्रू एयर एंड देन डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल के इन्फेक्शन थ्रू माउथ एंड देन स्किन इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट रहता है माइक्रोब्स का,
सो ये कंडीशन में ये तीनों इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली नजर आना चालू हो जाते हैं। इन्फेक्शन के अंदर पोलियो, न्यूमोनिया जैसे बहुत बड़े बड़े, या फिर टीबी जैसे हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, सो ये जैसे इस जैसे बड़े बड़े इन्फेक्शन कॉज होने चालू होते हैं और सडनली ये फास्ट होने लगते हैं, इनका नंबर जो है बढ़ने लगता है, स्किन इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। सो ये थे 4 स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स। तो अब तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से एड्स के ऊपर अभी तक कोई भी ऐसे पर्टिकुलर मेडिसिन आई नहीं, तो इट इज बेटर टू प्रिवेंट द एड्स रादर ट्रीट द एड्स, क्योंकि ट्रीटमेंट है ही नहीं। अगेन प्रिवेंशन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। सो सबसे पहला और बेटर प्रिवेंशन है सेक्स एजुकेशन एंड HIV के बारे में, एड्स के बारे में एजुकेशन देना ऑल टाइप ऑफ एज ग्रुप के अंदर। सो जिसके कारण ये HIV का स्प्रेडिंग हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं या फिर उसे कम कर सकते हैं। सो एजुकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सो एजुकेशन के अंदर ये ट्रांसफर कैसे होता है, उसका नेचर क्या है, सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, यही बेसिक एजुकेशन जो कि आप जो पढ़ रहे हो वो बेसिक अगर एजुकेशन सबको दिया जाए तो सब लोग अवेयरनेस में आ जाएंगे, और अवेयरनेस ही प्रिवेंशन का सबसे बड़ा हम लोग एक बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा वे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो अगेन प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर क्या क्या करना चाहिए? सो मेथड ऑफ ट्रांसफर को देखते हुए ब्लड का कांटेक्ट वन बॉडी टू अनदर बॉडी कैसे कम करें उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अगेन सलून में जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट या फिर कोई भी ब्यूटी पार्लर सेक्शन में जाते हैं, तो जो नाइफ या फिर बोल सकते हैं ब्लेड्स यूज करते हैं, शेविंग के लिए बोलो या फिर ट्रिमिंग के लिए बोलो, तो ये ब्लेड्स अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन को यूज किए गए हैं और वही ब्लेड्स अगर दूसरे पर्सन को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कांटेक्ट का चांसेस है कि क्योंकि डायरेक्टली ब्लड दूसरे का अपने दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर जाने का वहाँ पे चांस क्रिएट होता है। सो ये ट्रांसफर मिनिमम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ब्लेड्स जो यूज कर रहे हैं वो रिपीटेडली चेंज करते हैं, मतलब एक पर्सन का ब्लेड दूसरे पर्सन के लिए नहीं यूज करना चाहिए। अगेन दूसरे पर्सन के ट्रिमर्स या फिर जो भी बॉडी के कांटेक्ट में ज्यादा आने वाले, ब्लड के कांटेक्ट में ज्यादा आने वाले नीडल्स बोलो या फिर टैटू करते टाइम पे जो सुई रहती है, ऐसी चीजों को प्राइवेट रखें तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये कांटेक्ट से एड्स का, HIV का ट्रांसफर हो सकता है। अगेन ये जो इन्फेक्शन है वायरस का, इसका कोई वेक्टर नहीं है, बल्कि खुद हम उसके जिम्मेदार है। अगर हमें एड्स होता है या फिर अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो इसके जिम्मेदार हम ही होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमने कहीं पे गलती की होगी, क्योंकि जैसे कि बोल सकते हैं कि नीडल या फिर कोई भी अगर अवेयरनेस हम ही नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन हमें कॉज करने का खतरा रहता है। सो अगेन वो ब्लड के कांटेक्ट में न आने के बचने के लिए ये सब चीजें करनी जरूरी है। अगेन दूसरी बात, HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड के सिवा अलावा जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, स्वेट है, टीयर्स है, इनसे तो माइनर इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस बहुत माइनर है। सो इन्फेक्टेड पर्सन खतरा नहीं है, बल्कि इसका कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट खतरा है। ये बात जानना बहुत ही जरूरी है, ये भी अवेयरनेस के अंदर पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे किया जाता है कि अगर कोई एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसके अंदर अगर सिम्टम दिख रहे हैं तो उसको अवॉइड किया जाता है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है। सो ये प्रॉपर वे नहीं है उसको प्रिवेंट करने का, क्योंकि पेशेंट से हमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि उसके मटेरियल्स या फिर उसके ब्लड कांटेक्ट से, बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट से अगर कोई हमारे बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट हो रहे हैं तो ये प्रिवेंट करना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही जरूरी है। अगेन दूसरी बात कि अवेयरनेस, जो भी हाई रिस्क पर्सन है, सेक्सुअल कांटेक्ट ज्यादा करने वाले जिनके हैबिट्स है, उनमें भी ये प्रिवेंशन का अवेयरनेस होना चाहिए, उनको भी ये एजुकेशन देना चाहिए, जिसके कारण वो अपनी हैबिट्स या फिर जो भी अपने आदतें हैं, अच्छी बुरी जो भी आदतें होंगी वो चेंज कर सके। सो ये थे प्रिवेंटिव मेजर्स HIV के लिए। और ऑफ कोर्स रिसेंटली
अगर हम स्क्रीनिंग करना चाहेंगे, किसी किसी को ब्लड मतलब सिम्टम्स नहीं दिख रहे या फिर बोल सकते हैं कि असिम्टोमेटिक स्टेज में है कि नहीं, वो देखने के लिए ब्लड डोनेशन करते टाइम पे या फिर ऑर्गन डोनेशन करते टाइम पे हर बार अपना ब्लड टेस्टिंग, एचआईवी टेस्टिंग किया जाए, ताकि हमें पता चले कि अपने अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन है कि नहीं। सो इसके बाद हम ट्रांसफर करना है, डोनेट करना है या नहीं, इसका डिसीजन लेना चाहिए। मतलब ये एक अच्छी आदत है जो कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पता चलना है कि इन्फेक्शन हो है या नहीं है। सो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं वो देखने के लिए 2 मेथड का यूज किया जाता है। उसमें से फर्स्ट मेथड है एलाइजा एंड सेकंड मेथड है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो अगेन ये दोनों मेथड क्या है या फिर ये कैसे वर्क करती है, हमें कैसे डिटेक्ट होता है। सो डायग्नोसिस के अंदर मेनली ब्लड को डायग्नोसिस के लिए एक सैंपल की तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। सो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का डिटेक्शन किया जाता है, जो कि एचआईवी के अगेंस्ट अपने बॉडी के अंदर थोड़े क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए। सो ये इन्फेक्शन में थोड़े बहुत एंटीबॉडीज अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो अपने जो एचआईवी के अगेंस्ट होते हैं, पर लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि बाकी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं उस कंडीशन में। सो अभी उस एंटीबॉडीज को, उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए फर्स्ट मेथड है एलाइजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो ये केस के अंदर, ये टेस्ट के अंदर एंटीबॉडीज को दूसरे एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करके, कॉम्प्लेक्स करके डिटेक्ट किया जाता है कि वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं। सो अभी ये कंडीशन एज अ फर्स्ट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। सेकंड कंडीशन के अंदर, सेकंड टेस्ट के अंदर वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसके अंदर पर्टिकुलर एंटीबॉडीज का प्रोटीन एनालिसिस किया जाता है। प्रोटीन का एनालिसिस करने के बाद वो एंटीबॉडी एक्चुअल में प्रेजेंट है कि नहीं, उसका डिटेक्शन किया जाता है। तो सेकंड मेथड, सेकंड टेक्निक इज यूज्ड एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि फर्स्ट जो एलाइजा है उसमें चांसेस है, थोड़े बहुत चांसेस है कि फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि वो पॉजिटिव नहीं है पेशेंट, लेकिन फिर भी वहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव बता रहा है, ऐसे कंडीशंस आने के चांसेस है वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो फर्स्ट वन इज एलाइजा, सेकंड वन इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉट। सो ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हमने देखा था लास्ट टाइम में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि डीएनए के जो डिटेक्शन कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड थी उसके अंदर था सदर्न ब्लॉटिंग। सो ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग पर्टिकुलरली फॉर प्रोटीन रहता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस रहता है। उस टाइम में भी बोला था डीएनए के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि एगेरोस जेल यूज करते हैं। प्रोटीन के लिए पेज या फिर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं। उसके बाद वो जेल में से प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज किया जाता है। सो ये बहुत ही शार्प कंफर्मेटरी टेस्ट है। उसके बाद हाँ या ना डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं इन्फेक्शन हुआ है या फिर पॉजिटिव है या निगेटिव है, एंटीबॉडी के प्रोटीन डिटेक्शन। सो ये थे डायग्नोस्टिक मेथड। नाउ मूविंग टुवर्ड द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट के अंदर अभी तक ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एचआईवी के ऊपर नहीं है अब तक के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। एंड एड्स के बारे में, अगर एड्स का इन्फेक्शन सीवियर होता है तो अगेन लास्ट स्टेज के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन करने लगते हैं। सो वो कंडीशन में अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन को ट्रीट करना या फिर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन्स के अगेंस्ट जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उनको ट्रीट करना इज अ बेटर ट्रीटमेंट मेथड। उसको अगर ट्रीट करते जाएंगे तो लाइफ का क्या बोल सकते हैं कि वो हम उसका पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, उसका जीने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अगेन उसके लिए अगेन एचआईवी के अगेंस्ट अगर बात की जाए, एड्स के अगेंस्ट अगर बात की जाए तो उसमें इम्यून सिस्टम बूस्टर्स या फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले कुछ ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज या फिर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जो कि रेट्रोवायरस का नंबर कम करने के लिए यूज होते हैं। सो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स वहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर का एचआईवी वायरस का
लोड या फिर कॉन्सेंट्रेशन थोड़े बहुत प्रमाण में इसको हम कम कर सकते हैं, जो कि अगेन बेटर है अपनी बॉडी के लिए। अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट अगर कुछ एक्शन ले रही है तो वो आप एक्शन प्रॉपरली ले सकते हैं। सो ये ट्रीटमेंट के अंदर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग मोस्टली फर्स्ट स्टेज में दिया जाता है। अगेन उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अगर हो रहे तो वो इन्फेक्शन को फर्स्ट क्योर करने के लिए ज़्यादा ट्राई किया जाता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन ज़्यादा लीथल रहते हैं रेदर देन एड्स। एड्स में सिर्फ इम्यून सिस्टम को डैमेज किया है, लेकिन ये बाकी के इन्फेक्शन पूरे बॉडी को डैमेज करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो बढ़ते रहते हैं। इसीलिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन अगेन उसके साथ साथ HIV को या फिर एड्स के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का वहाँ पे यूज किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन HIV के लिए या फिर एड्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक तो नहीं है जो टारगेटेड HIV के ऊपर काम करे। लेकिन एक बात हमें याद रखना चाहिए कि अगर एड्स इन्फेक्टेड या फिर HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो पर्सन हमें खतरा नहीं है, बल्कि अगर हम लोग उससे एक पर्टिकुलर रूल्स के माध्यम से अगर उससे कांटेक्ट रखें तो उससे हमें इन्फेक्शन कॉज होने का कोई चांस नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि वो ब्लड के कांटेक्ट में आने से ही या फिर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ही स्प्रेड होता है। तो अगर उसके साथ हम लोग खाना भी खा सके या फिर खाना भी खा लें तो हमारे अंदर वो इन्फेक्शन नहीं हो सकता। सो वो पर्सन को अवॉइड करना, इग्नोर करना इट्स नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर। अगेन उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको मेंटली बिल्ड करना HIV के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है हमें वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करने का।